आज से हम लक्ष्मी नाम की बुक शुरू करने जा रहे हैं। भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो इसका हम पहला चैप्टर करेंगे। सबसे पहले जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है ना, तो पहला स्टार्ट करते हैं कि ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कंपनी जो थी, अभी तक किसके लिए, सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित था। लेकिन 1765 में उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उनके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1765 में क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्ति बनने की उनको प्रक्रिया, जो प्रोसेस वो स्टार्ट हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इनको अमल में लाने के उद्देश्य से 1947 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताओं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन ने कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसके बारे में विस्तृत लेख जो 2 शीर्षकों के अंतर की गई है। एक तो कंपनी का शासन, ये कब से है, 1773 से 1858, यानी 1757 का विद्रोह होता, उसके बाद क्या आता, 1858 वहाँ तक की रहता। फिर है ना 1858 से 1947, ये कौन सा शासन है, ये सम्राट का शासन है। अब कंपनी का शासन 1773 से 1858 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यथा पहला, भारत क्या महत्व था। पहला, भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी ने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और क्या बोला, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 3 चीज़ों की बात कर रहा, एक तो नियमित और नियंत्रित कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। दूसरा क्या किया गया, पहली बार कंपनी ने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसने के द्वारा भारत को केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषता क्या क्या है इसकी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और ऐसे जो पहले थे ना, वो गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग थे। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे ना, वो किसके अधीन हो गए, बंगाल के गवर्नर के। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, लेकिन इसमें क्या कर दिया, अधीन कर दिया गया। अधिनियम के तहत कलकत्ता 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत के लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। व्यापार क्या कर दिया, रिश्वत लेना, ये सब प्रतिबंध कर दिया। इस अधिनियम ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर कंपनी गवर्नमेंट बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। फिर 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। 1773 ये जो रेगुलेटरी एक्ट था ना, इसकी कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया था। इसे ब्रिटिश संसद ने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। इसे
बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसकी क्या विशेषताएं थी? हम पहले देखते हैं ना, ठीक है। इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार से बरी और मुक्त कर दिया। यानी जो गवर्नर जनरल होंगे और उनकी जो काउंसिल होगी वो सर्वोच्च न्यायालय के कानून से बरी रहे, उनका कोई क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उनके पद धारण के अधिकार से किए गए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य के दौरान की गई कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायिक क्षेत्र में मुक्त कर दिया। गवर्नर जनरल, काउंसिल और फिर जो कार्य करते थे ना सेवक, उनको भी मुक्त कर दिया गया। इस कानून ने राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली से जुड़े मामलों और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार से बाहर कर दिया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदू और मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करेगा। कैसे तय करेंगे? हिंदू के लिए हिंदू और मुस्लिम के लिए मुस्लिम, निजी कानून उनके हिसाब से डिसाइड करेंगे उनको कैसे सजा देनी है। इस कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय। अगर मतलब प्रांत से रिलेटेड है तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने की अधिकृत कर दिया। फिर 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें और मांगे रखी। पहला, वे विशेष मामलों के लिए अपनी काउंसिल के निर्णय अधिभाव्य कार्य करने का मान करने का अधिकार हो। मतलब क्या बोल रहा है कि विशेष मामलों में उसे अपनी काउंसिल के निर्णय को अधिभाव्य अथवा ना मानने का भी अधिकार प्राप्त होगा। उसे सेनापति तथा कमांडर चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों में 1786 में कानून में प्रावधानों में जोड़ा गया। फिर उसके आते 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या विशेषता थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय को अधिभाव्य शक्ति को भविष्य के सभी मतलब जो दी गई थी वो आगे के लिए गवर्नर जनरल के लिए भी जारी कर दी गई। गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक के विस्तारित कर दिया। ठीक है। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। भारत पर व्यापार के लिए एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व ही भुगतान किया जाएगा। चार्टर कानून 1813, चार्टर एक्ट 1813। इस कानून में भारत में कंपनियों के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार और चीन के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। इस कानून ने भारत में कंपनी के शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरी को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान करी। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बीच पश्चिमी प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी की। इस कानून ने भारत में आंतरिक सरकारों को व्यक्तिगत कर लगाने पर अधिकृत किया। कर नहीं भुगतान करने पर दंड की व्यवस्था भी की। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। जिससे बाद में एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीक्षण की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड
के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करें। इस प्रकार अधिनियम 2 कारणों से इम्पोर्टेंट था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और दूसरा क्या था, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह निर्णायक कदम था। इसकी विशेषता क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियाँ दी से वंचित कर दिया। क्या कि इसने बम्बई और मद्रास के विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा। नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधि को समाप्त कर दिया और विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके साथ कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी में विवाद के तहत कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया जाने लगा करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कंपनी में भारतीय को किसी पद, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट 1893 से 1853 के दौरान संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर के श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम इम्पोर्टेंट था। इसकी विशेषता क्या है, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसकी एक परिषद की इस शाखा में छोटी संसद की तरह कार्य किया, वही प्रक्रिया अपनाई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष रूप से जाना गया और विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत होती थी। इसने सिविल सेवकों के लिए और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का प्रारंभ किया। विशिष्ट सिविल भारतीय नागरिकों के लिए खोलते गई। इसके लिए 1854 में मेघालय समिति की नियुक्ति की। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र में इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विरुद्ध इसमें कुछ निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य, 4 का चुनाव बंगाल से, मद्रास से, बम्बई से और आगरा से स्थानीय सरकारों द्वारा किया गया। फिर ताज का शासन 1858 से 1947 तक के। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा गया। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला यह अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। इस नियम की विशेषता क्या क्या थी? इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और नियंत्रण कोर्ट और निदेशक कोर्ट दोनों समाप्त कर भारत की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया।
एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया और जिससे भारत पर परिपूर्ण शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव परिषद का गठन किया गया, जो एक नियमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने का अधिकार था। इस पर मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892, 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसकी विशेषता है इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो कब शामिल किया गया? 1861 में। इस प्रकार वायसराय में कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद और में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस अधिनियम ने रेगुलेट एक्ट 1773 के द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। 1833 में चार्टर अधिनियम के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक की प्रांतों को संपूर्ण आर्थिक स्वायत्तता हासिल हो गई। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। तो विधान परिषदों का गठन कब कब हुआ? 1862 में बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में 1847 में। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और निर्देशित शक्तियाँ बनाने की प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1860 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था, तथा उसे विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। उसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसा अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार की, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। विधान परिषदों में कार्यों की वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इसने केंद्रीय विधान परिषद, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति दी। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ है। इसे निश्चित निकायों की सिफारिशों पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया। 1909 का भारत शासन अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषता है इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा को आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या समान नहीं थी। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया
उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय में कार्यपालिक परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। हालांकि इसके अंदर मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने बंगाल कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। भारत शासन अधिनियम 1919 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसकी विशेषताएं थी केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया जाए। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, एक हस्तांतरित दूसरा था आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। इस कार्य में मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के उत्तरदायी थे। दूसरे थे आरक्षित विषयों पर, जिसमें गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन प्रणाली यानी यूनाइकी शब्द डाइकाकी कहा गया। यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल हो रही। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित किया। इस कानून में संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस कानून में ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया। अब तक भारत सचिव के द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इसने लोक सेवा आयोग का गठन किया, अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, यह जिसका कार्य 10 वर्ष पश्चात जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। साइमन आयोग ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी 2 वर्ष पहले ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए इस दलों ने भी बहिष्कार किया। सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैत शासन प्रणाली, राज्य में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सामुदायिक विचार, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि के सिफारिश की। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत, भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत प्रश्न पत्र तैयार किया गया, जिसके विचार के लिए ब्रिटिश संसद ने संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना था
अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के अलग निर्वाचन व्यवस्था क्या बल्कि दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया। दलितों के अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए। उन्होंने अवार्ड में संशोधन करने के लिए पूना की यवरदा जेल में अनशन प्रारंभ किया और कांग्रेस नेताओं ने दलित नेताओं के बीच हुआ समझौता, जिसमें पूना समझौते के नाम से जाना गया, संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखने और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण रूप से उत्तराई सरकार के गठन का मील का पत्थर साबित हुआ। यह लंबा और विस्तृत दस्तावेज, इसमें 321 धाराएं और 11 अनुसूचियां हैं। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें राज्य और रियासतों की एक इकाई माना गया। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया, राज्य को अपने दायरे में लेकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दे दिया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू हुई और 1939 में से समाप्त कर दिया। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम में द्विसदनी विधान परिषद और विधान सभा बन गई। इसने दलितों और महिला और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया। ठीक है। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। देश की मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 से अधिक के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जुलाई 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों में सौंप दी जाएगी। ये घोषणा मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत की विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड मेल्टन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से लागू कर दिया गया। विशेषता इस प्रकार थी। भारत ने ब्रिटिश राज समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनेट संप्रभु राष्ट्र और भारत और पाकिस्तान का सृजन किया है, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता की। वायसराय का पद समाप्त कर दिया। उनके स्थान पर 2 डोमिनेंट राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट सिफारिश पर ब्रिटेन ताज को करनी थी। ब्रिटेन की सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं होना था। दोनों डोमिनेंट राज्यों में संविधान सभाओं ने अपने देशों के संविधान बनाने और इसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति थी। सभा को यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकते थे, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इन दोनों डोमिन राज्यों की संवैधानिक सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण और क्रियान्वित कर होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनेट तब तक
लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेते। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव पद समाप्त कर दिया। सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया और भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि तो वो चाहे तो भारतीय डोमिनेट या पाकिस्तान डोमिनेट साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। इस अधिनियम में नया संविधान बनाने तक के प्रत्येक डोमिनेट संसद संचालित और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनेट राज्यों में को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। ब्रिटिश शासक को विधेयकों का मताधिकार उन्हें स्वीकृति करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्य का मंत्रिपरिषद से परामर्श पर कार्य करना होता था। इन्हें शाही उपाधि में भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव के द्वारा सिविल सेवकों में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 के पूर्व के सिविल सेवा कर्मियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थे। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर बने। उन्हें जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की सदन के रूप में संसद के रूप में स्वीकार किया गया। अब कुछ विभाग दे रखे ये अंतिम सरकार में। तो जवाहरलाल नेहरू के पास था परिषद के उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मामले थे। 1946 का ये, ठीक है। वल्लभ भाई जो पटेल थे उन्हें गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जग जीवन श्रम, सरदार बलदेव रक्षा, CH भामा कार्य खान और ऊर्जा मंत्रालय, लियाकत अली खां वित्त, अबू रफ निस्तार डाक एवं वायु, आसफ अली रेलवे और परिवहन, C राजगोपालाचारी शिक्षा और कला, I चुंद्रीनगर वाणिज्य, गजनफ अली खान स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। अंतिम सरकार के सदस्यों की वायसराय कार्य परिषद सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा और जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बना गया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 सदस्य और विभाग। नेहरू प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा से रिलेटेड थे, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन, R.K. पणुगम शेट्टी वित्त, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य, C.H. भामा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति, नरहर विष्णु गौडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा। मुगल बादशाह शाह आलम को 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी और अधिकार दे दिए गए और ये कुछ खास नहीं है, ठीक है।